Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with the series on the Competition Act, and in this series I have discussed various provisions relating to the Competition Act. In the previous video I have discussed section 3 and section 4 of the Competition Act. That was relating to the abuse of dominant position as well as appreciable adverse effect on the competition. Today I will discuss with more provisions relating to the Competition Act. That is section 5, section 6 and section 7 of the Competition Act. If we talk about the Competition Act, one of the key features of the globalization of our trade and commerce has been the rapid increase in the transnational merging, giving rise to the global corporation. And this act contains the adequate provisions for the regulation of mergers, amalgamation and acquisition. If we talk about the section 5 of this act, that deals with the combination of enterprises and person. Section 5 of this act explains that the combination in competition law is the merger between the two or more enterprises or the firms or the business sector. Acquisitions such as companies or the firms by the other business enterprises, and the government controls combination or merger or acquisition within the country to promote the competition in the market. And the merger of big companies not only to reduce the competition but also makes it difficult and almost impossible for the smaller firms to grow and profit from their business. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन एक्ट के तहत आप देखते हैं कि आज के टाइम में मोस्ट जो बड़ी बड़ी फर्म्स है उनका जो कम्बिनेशन है उनको वो मिलके मतलब एक बड़ा उद्यम बना तैयार कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं कंपटीशन एक्ट के लिए आप ये मानते हैं कि ये जो आजकल ग्लोबल कॉरपोरेशन का एक कारण बन चुका है। और ये जो एक्ट है कंपटीशन एक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं मर्जर अमलगमेशन या जो एक्विजिशन होता है अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों का बड़े बड़ी इंटरप्राइजेस के द्वारा, उसको कंट्रोल करने के कई प्रोविजंस यहाँ पे बनाए गए हैं। इफ वी टॉक अबाउट द कंपटीशन एक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपटीशन एक्ट का सेक्शन 5 इसी चीज़ को कंट्रोल करता है। वो ये कहता है कि यदि छोटी छोटी कंपनीज का एक एक्विजिशन किया जाना, वन और मोर एंटरप्राइजेस का एक्विजिशन किया जाना एक बड़े कंपनी के द्वारा, ये एक बड़ी फर्म के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या होगा कि उसको एक कंट्रोल करने की ज़रूरत है जिससे कि बाजार के अंदर प्रॉपर कंपटीशन को चलता रहे, उसके वो इफेक्ट नहीं करना चाहिए। कम्बिनेशन इन कंपटीशन लॉ इज द मर्जर, कि यदि हम कम्बिनेशन की बात करते हैं, कंबाइन करने की बात करते हैं, जैसे कि आपके इसके नाम से ही क्लियर होगा कि कम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना, भी दो या दो से अधिक एंटरप्राइजेज मिलकर एक बड़ी एंटरप्राइज बना ले। तो कम्बिनेशन, यदि हम कंपटीशन लॉ की बात करते हैं तो कम्बिनेशन का मतलब मर्जर बिटवीन टू और मोर एंटरप्राइजेज और द फर्म्स और द बिजनेस सेक्टर एक्विजिशन, कि दो या दो से अधिक एंटरप्राइजेस का मिलके एक बन जाना। और कहीं ना कहीं उस चीज़ को गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो इसी एक्ट का सहारा लेती है, जिससे कि महाबाजार के अंदर जो कंपटीशन है वो ज़्यादा रिड्यूस ना हो और उसके कहीं ना कहीं वो इम्पॉसिबल बना कर दे। दैट मस्ट नॉट मेक इम्पॉसिबल फॉर द स्मॉलर फर्म्स टू ग्रो, कि जिससे छोटी छोटी जो फर्म है वो ये ना हो कि उन्हें फ़ायदा ना हो पाए, वो अपना बिजनेस सही से ना चला पाए। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है उसको एक कंट्रोल किया जाना चाहिए, और इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसको कंट्रोल करके चलती है। एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक या अधिक उद्यमों को या उद्यमों का विनिमय करना, समायोजन करना, जिसे उद्यम या व्यक्तियों का समुच्चय कहा जाता है, जहां पर कोई भी अर्जन किया जाए या फिर अर्जन के पक्षकार करता या उद्यम होने के नाते जिनका नियंत्रण, शेयर, मतदान अधिकार, संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया है या संयुक्त रूप से हासिल किया जा रहा है, या फिर भारत में 500 करोड़ से रुपए से अधिक के मूल्य की संपत्तियां या 4500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार का, या भारत के बाहर कुल मिलाकर 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रुपयों की संपत्ति जिसमें भारत में कम से कम 750 करोड़ से अधिक शामिल हो, या फिर 2250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का कारोबार हो। तो वहाँ पर जब भी ऐसा किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि वहाँ पर समुच्चयों का विनिमय किया गया है। समूह जिनके नियंत्रण में शेयर, संपत्ति या मतदान अधिकारियों का अधिग्रहण किया गया है या अधिग्रहण किया जा रहा है या अधिग्रहण के बाद संयुक्त रूप से रखते हैं या संयुक्त रूप से रखेंगे, या फिर भारत में 6000 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य की संपत्तियां या 15000 करोड़ से अधिक की संपत्तियों का कारोबार का विनिमय किया जाए, अधिग्रहण किया जाए, या फिर भारत के बाहर कुल मिलाकर 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के मूल्य की संपत्तियां
जिसमें भारत में कम से कम 750 करोड़ या फिर 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कारोबार हो, तो उसमें भारत में कम से कम 2250 करोड़ रुपए शामिल हो, तो वहाँ पे ये कहा जाए कि उसके द्वारा इनका समुच्चय कर दिया गया, उनको मिला दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन एक्ट का जो सेक्शन 5 है वो इसी से डील करता है। इफ वी टॉक अबाउट द कंपटीशन एक्ट, सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट, कम्बिनेशन मीन्स 3 थिंग्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, कम्बिनेशन इज डिफाइंड अंडर द 3 हेड्स। कम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट एक्विजिशन ऑफ वन और मोर एंटरप्राइजेज बाय वन और मोर पर्सन्स और मर्जर और अमलगमेशन ऑफ एंटरप्राइजेज shall be the combination of such enterprises and the person or enterprises which are above the certain prescribed size in the terms of assets or turnover। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, उनके द्वारा कम्बिनेशन किया जा रहा है। कम्बिनेशन के लिए मैंने आपको बताया, जैसे कि यहाँ पे इसको 3 हेड्स में हम डिवाइड करेंगे इसकी परिभाषाओं को। नंबर 1, एक्विजिशन ऑफ एंटरप्राइजेज, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, शेयर्स, वोटिंग राइट्स एंड ऑफ एसेट्स। सेकंड वन इज एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल over an enterprise engaged in same line of goods and services, and the third one is acquisition या मर्जर और अमलगमेशन होना। तो इसको 3 हेड्स में आप डिवाइड करके चलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन। वन इज हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन। सबसे पहला जो कम्बिनेशन का टाइप होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन। हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन इन्वॉल्व्स द मर्जिंग ऑफ एंटरप्राइजेज और फर्म्स with incidental level of products process with substitute goods and are competitive. Horizontal combination is the primarily a friendly merger between the companies. The synergy formed by this combination enhances the business performance, financial gain and shareholder value in the long term. It tends to pave the way for the reduction of the competition as a monopolistic agenda emerges from the combination of powerful enterprises. It is bad for the consumer as it reduces the competition, gives the combination of at a higher प्राइसिंग पावर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल जो कम्बिनेशन होता है वो सेम तरह की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बीच में, उन प्रोडक्ट के जो कंपनियां हैं उनका कम्बिनेशन किया जाता है। वहाँ पे देयर आइडेंटिकल लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स, वहाँ पे आइडेंटिकल लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे और वो मिला के जो 2 या 2 से अधिक कंपनियां वो मिलके एक हो जाती हैं। और वहाँ पे क्या होगा, जनरली आप देखते हैं कि वहाँ पे जो कंपटीशन होगा तो वो एक तरह से कंपटीशन घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं वो मोनोपोलिस्टिक एजेंडा शामिल हो जाएगा और उससे ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो उपभोक्ता जो है उनके लिए बैड माना जाएगा, उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सीधी साधे वो कंपटीशन को रिड्यूस कर रहा है और वहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू भी हाई हो जाएगी। जब कंपटीशन घटेगा नेचुरली कि वो अपने आपसे हाई वैल्यू लेंगे। दिस इज द मेन, दैट इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन। इफ यू टॉक अबाउट द नॉन हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि नॉन हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन जो है वो 2 तरह का हो सकता है। वन इज वर्टिकल एंड अनदर इज conglomerate combination. If we talk about the vertical combination, vertical merging is a combination of business firms engaged in different phases of the manufacture and the distribution of product into an interacting whole. तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल के अंदर सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स या गुड्स दिए जा रहे थे, तो वहाँ पे उनका कम्बिनेशन हो रहा था। जबकि हम वर्टिकल मर्जिंग की बात करते हैं, वर्टिकल कम्बिनेशन की बात करते हैं, दे द कम्बिनेशन ऑफ बिजनेस फर्म्स engaged in different phases ऑफ द मैन्युफैक्चर। वो मैन्युफैक्चर के अलग अलग फेजेज में इन्वॉल्व है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, उनका कम्बिनेशन किया जा रहा है। एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज द कंपटीशन। इससे क्या होगा, जब इस तरह की जो कम्बिनेशन होगा, जो वर्टिकल कम्बिनेशन होगा, इससे कहीं ना कहीं कंपटीशन इंक्रीज होगा, एक ग्रेटर प्रोसेस कंट्रोल, और कहाँ से जो प्रोसेस कंट्रोल होगा वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। एंड वाइडर द मार्केट शेयर, अ बेटर सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन एंड डिक्लाइन इन द कॉस्ट। नेचुरली कि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो कॉस्ट घटेगी। तो ये आपके कह सकते हैं कि जो वर्टिकल कम्बिनेशन है दैट इज बेनिफिशियल for the consumer as it increases the competition and reduces the cost. If we talk about the third type of combination, that is the conglomerate combination, that is also non horizontal type of combination. Conglomerate combination की जब हम बात करते हैं, combination की बात करते हैं, it involves the firms or enterprises in unrelated business fields. जो ऐसी बिजनेस फील्ड्स जो अनरिलेटेड है, एक दूसरे से जिनका कोई संबंध नहीं है, उनका कम्बिनेशन हो रहा है। सच कम्बिनेशन हैपन्स when two companies that provide different services and goods merged together
यहाँ पे दो तरह की कंपनीज जो अलग अलग गुड्स या सर्विसेज का कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उनके द्वारा मर्जर किया जा रहा है। एंड सच मर्जर हैपन्स when the companies achieve a stronger stand in the market, both in product and the services and profit management. Conglomerate merger जो होता है, decision arena in the market share that synergy and cross selling. यहाँ पे एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि हेयर द डाइवर्सिफिकेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे इस तरह का जो कंपटीशन होगा उसके अंदर एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू विच रिस्क एक्सपोजर रेड्यूस, वहाँ पे जो रिस्क एक्सपोज हो रहा था वो रेड्यूस हो जाएगा। हैंस नॉन हॉरिजॉन्टल कॉन्ग्लोमेरेट कम्बिनेशन डू नॉट प्रमोट द लॉस ऑफ डायरेक्ट कंपटीशन। ये डायरेक्ट कंपटीशन को लॉस नहीं करेगा, देयरफॉर नॉन एंटी कंपटीशन विद इन द overall framework. Thus, the acquisition of one or more enterprises by way of merger or amalgamation or control of enterprises is regarded as combination. It is mean prescribed monetary threshold and involves, इसको हम क्या कहेंगे, monetary threshold कहते हैं। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी, any acquisition or control, shares, voting rights, assets of any enterprise। किसी भी एक बड़ी फर्म के द्वारा उनके शेयर्स का कंट्रोल किया जाना, वोटिंग राइट्स का कंट्रोल किया जाना, उनकी एसेट्स का, एंटरप्राइजेस के एसेट्स का कंट्रोल किया जाना, उसके अंदर ये सब चीज़ शामिल रहेगी। सेकंड वन इज एनी एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय ए पर्सन और एन एंटरप्राइज व्हेन सच पर्सन already has direct and indirect control over the another enterprise and in a similar business any merger or amalgamation of the enterprise। तो यहाँ पे क्या करा कि एक्विजिशन या कंट्रोल एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा या ऐसी एंटरप्राइज के द्वारा किया जा रहा है व्हेन सच पर्सन, जो जब ये ऐसा व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बिजनेस के अंदर पहले से इन्वॉल्व था, तो वहाँ पे भी क्या कहेंगे, दैट एंटरप्राइज इज सिमिलर बिजनेस, और वो जो एंटरप्राइज थी वो सिमिलर बिजनेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी, तो उसके द्वारा भी अमलगमेशन किया जा सकता है। अबाउ कम्बिनेशन, ये जो कम्बिनेशन मैंने आपको बताया, दिस रिक्वायर फाइलिंग एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जब इस तरह का कम्बिनेशन जब किया जाता है दो या दो से अधिक फर्म्स के द्वारा, इसके लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, बिफोर दे कैन मेड ए अफेक्टिव, इससे पहले कि उसको अफेक्ट में लाया जाए, वो कम्बिनेशन लॉफुल हो, उसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रायर अप्रूवल लेनी जरूरी है। एंड द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू इन्वेस्टिगेट कम्बिनेशन एंड मॉडिफाई द रिजेक्शन एंड मॉडिफाई एंड रिजेक्ट देम आल्सो। यदि हम देखें तो इस तरह की जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जब इस तरह की अप्रूवल देगा, उससे पहले वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके पास पूरी पावर होती है कि वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, इवन वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है उनके इस अप्रूवल को। एंड सीसीआई मस्ट टू मॉडिफाई, जो सीसीआई है उसको जब यहाँ पे इस तरह की अप्रूवल मांगी जाएगी तो सीसीआई क्या करेगा, उसको 30 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिफिकेशन देगा ऑफ द इवेंट ऑफ सच कम्बिनेशन। इससे पहले कि वो कम्बिनेशन हो, उससे 30 दिन से पहले उसको उसका नोटिफिकेशन वो दे देगा सीसीआई। इफ वी टॉक अबाउट द थ्रेशोल्ड ऑफ द कम्बिनेशन अंडर द कंपटीशन एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम थ्रेशोल्ड की बात करते हैं कंपटीशन एक्ट के, दैट इज डेल्ट विद सेक्शन 6 ऑफ द कंपटीशन एक्ट। If we talk about the section 6 of the Competition Act, it prohibits any person or enterprises from entering into the combination which causes or is likely to cause appreciable adverse effect on the competition within the relevant market in India. And if such combination is formed, it shall be void. जहाँ पे अब ये कहा जाएगा कि जो इस तरह की एंटरप्राइजेज या पर्सन यदि किसी भी कम्बिनेशन में एंटर करने वाले हैं और वहाँ पे उनके कम्बिनेशन से कहीं ना कहीं एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला है कंपटीशन के ऊपर उस रेलिवेंट मार्केट के अंदर, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे वो जो कम्बिनेशन किया जा रहा है वो पूरी तरह से वाइड माना जाएगा, वो कम्बिनेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। इन इंडिया विच इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, द ग्रोथ प्रोसेस इज ड्राइवन बोथ बाय ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक and through the merger or acquisition and the growth of enterprises. The act provides for the sufficient high threshold in terms of assets turnover फॉर द मैंडेटरी नोटिफिकेशन टू द कमीशन। जैसे मैंने आपसे बताया कि जब आज के टाइम में आप देखोगे जो जैसे जैसे हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है वर्ल्ड के अंदर, तो वहाँ पे इस तरह के जो प्रोसेस है वो आप लगातार देख रहे हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक मतलब मर्जर या अमलगमेशन हो, तो ग्रोथ इस तरह से एंटरप्राइजेस का कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो हमारा कंपटीशन एक्ट है वो इस तरह के कंपटीशन को होने इस तरह के कम्बिनेशन को होने से रोकता है। और वहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जो एक्ट है दिस प्रोवाइड्स फॉर द सफिशिएंट हाई थ्रेशोल्ड in terms of assets and turnover
फॉर द मैंडेटरी मॉडिफिकेशन, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मैंडेटरी आपको नोटिफिकेशन देना ही पड़ेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसके बिना आप कम्बिनेशन नहीं कर सकते। और ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की एक ओब्लिगेशन बनती है कि वो ये इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या इस तरह के कम्बिनेशन से कहीं ना कहीं कंपटीशन पे एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला। यदि ऐसा लगता है तो वो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वो उसको करने से मना कर देगा, या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा, या फिर उसको मॉडिफाई करेगा। एंड दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिवीजन ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। यहाँ पे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वो उसको रिवाइज भी कर सकता है थ्रेशोल्ड लिमिट को एवरी 2 ईयर बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया थ्रू द नोटिफिकेशन बेस्ड। यहाँ पे इस तरह का कम्बिनेशन यदि हो गया है तो कहीं ना कहीं उसको रिवीजन भी किया जा सकता है। तो सेक्शन 6 क्लोज 2 ऑफ द कंपटीशन एक्ट एनवी सेज इज दैट एनी पर्सन और एंटरप्राइजेज who or which proposes to enter into combination shall give a notice to the competition commission of India disclosing the details of the proposed combination in the form prescribed and submit the form together with the fee prescribed by the regulation, and such combination should be submitted within the 30 days of the approval of the proposal relating to the merger or amalgamation for the acquisition by the board of directors of the enterprise concerned with the such merger or amalgamation as the case may be. Second one is execution of agreement or other documents for the acquisition or acquiring of the control. तो ये दोनों का जो नोटिफिकेशन है पहले देना पड़ेगा विद इन 30 डेज। इस तरह की इंटीमेशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को दी जाएगी इससे पहले कि वो अप्रूवल लेवे। तो if we talk about the commission, it shall have regard to all or any of the factors for the purposes of determining whether the combination should have appreciable adverse effect or not। मैंने जैसे आपसे बताया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या इस तरह का जो कम्बिनेशन यदि होता है तो क्या उस पर एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ने वाला। इस चीज़ को वो प्रॉपरली चेक करेगा रेलिवेंट मार्केट के अंदर, उस पर कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कौन कौन सा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए? नंबर 1, एक्सटेंट ऑफ बैरियर्स टू एंट्री इनटू द मार्केट, level of the competition in the market. If we talk about the section 6 of the Competition Act, that deals with the regulation of the combination. A merger of a combination can be held valid under the Competition Act if the newly acquired merger or enterprises passes the threshold pertaining to the assets and the turnover maintaining in the act. If not confined to the criteria, then the एक्ट वंस न्यूली एंटरप्राइजेज विल बी नील। वहाँ पे जो उन्होंने जो कम्बिनेशन किया है वो पूरी तरह से वाइड माना जाएगा। जिसमें सेक्शन 6 प्रोहिबिट्स एनी पर्सन और एंटरप्राइजेज फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कम्बिनेशन विच कॉजेज और लाइकली टू कॉज एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन विद इन द रेलिवेंट मार्केट। मतलब वो उस थ्रेशोल्ड को कंप्लीट नहीं कर रही है जो थ्रेशोल्ड उसके अंदर बताया गया है एक्ट के अंदर कि इतनी एसेट होनी चाहिए, इतनी टर्नओवर होनी चाहिए। यदि उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती है तो वो जो नई एंटरप्राइजेज है वो पूरी तरह से वाइड होगी, वो मानी नहीं जाएंगी। If we talk about the section 6 clause 1 of this act that makes void any combination which causes or is likely to cause appreciable adverse effect on the competition। सेक्शन 6 क्लोज 1 ये कहता है कि इस तरह का जो कंपटीशन होगा, इस तरह का जो कम्बिनेशन किया जाएगा किसी भी एंटरप्राइजेस के द्वारा जो कहीं ना कहीं उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता, तो वो जो कमीशन बना जो नया वो बनाएगा कम्बिनेशन बनेगा वो पूरी तरह से वाइड होगा। If we talk about section 6 clause of 2 of the Competition Act, that envisages that any person or enterprise who or which possesses the enter into combination shall give a notice to the commission disclosing the डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड कम्बिनेशन। भी जब भी कोई एंटरप्राइजेज अब किसी कम्बिनेशन करने वाली हैं 2 या 2 से अधिक एंटरप्राइजेज तो उन्हें पहले नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कमीशन को। किसको? कौन सा कमीशन को? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। और उसकी पूरी डिटेल उन्हें देनी होगी प्रेस्क्राइब फॉर्म में। एक सबमिट फॉर्म को सबमिट करते हुए उसके साथ में उसके फीस भी उसको लगानी होगी और उसके लिए 30 दिन के अंदर अंदर से सबमिट करना पड़ेगा। यदि वो सबमिट नहीं करता तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और उसके लिए क्या क्या दिया जाएगा? अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल रिलेटिंग टू द मर्जर और अमलगमेशन फॉर द एक्विजिशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द एंटरप्राइज कंसर्न विद द मर्जर और अमलगमेशन एज द केस मे बी। सेकंड वन इज एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर द एक्विजिशन और एक्वायरिंग द कंट्रोल। The competition combination regulation came into effect from 1st June 2011 along with the provisions of the section 5 and 6. It was subsequently amended on 23rd February 2012 to provide the clarity
and simplification of procedures for notifying the combination. Now the commission has further amended the combination regulation on 4 April 2013 with a view that filling the requirement and bringing about the greater certainty in the application of the act एंड द रेगुलेशन. अब इसको अमेंड कर दिया गया है जिससे कि इसके अंदर क्लैरिटी रहे कि वहाँ पर इन सब चीज़ों को पहले से डिस्क्लोज किया जाना चाहिए. यदि वो नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो वैलिड नहीं होगा, वो वाइड माना जाएगा सेक्शन 6 क्लोज 1 के तहत. तो ई वुड टॉक अबाउट द, यहाँ पे जो मैंने जैसे आपसे कहा कि एप्लीकेबल एडवर्स इफेक्ट डालने वाला यदि कम्बिनेशन होता है तो वो पूरी तरह से वाइड माना जाएगा. और वो कौन कौन से उसमें क्या क्या शामिल होंगे? एक्सटेंट ऑफ द बैरियर टू एंटर इनटू द मार्केट. यदि वहाँ पर एप्लीकेबल एडवर्स इफेक्ट वाले तभी माने जाएंगे यदि वहाँ पर वो कहीं ना कहीं बैरियर कर रहे हैं मार्केट के अंदर एंटर करने में, उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है. लेवल ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट, level of combination in the market, likelihood that the combination would result in the parties to the combination being able to significantly increase price. यदि वो कम्बिनेशन हो रहा है तो उसकी वजह से ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा उस वस्तु का, क्योंकि उसका सीधा इफेक्ट कंज्यूमर पर पड़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा उनका. एक्सटेंड टू विच substitute are available or are likely to available in the market and the market share in the relevant market or the persons or enterprises in the combination, individuals as well as combination. And the likelihood that the combination would result in the removal of the effective competition. उसके कम्बिनेशन की वजह से कहीं ना कहीं वो जो कंपटीशन हो रहा था इफेक्टिव कंपटीशन वो रिमूव हो जाएगा. एंड यहाँ पे लास्ट में क्या कहेंगे? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्टिकल इंटीग्रेशन इन द मार्केट. तो इस तरह के जो कंपटीशन होंगे वो पूरी तरह से वाइड माने जाएंगे, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा. तो दिस में प्रोसीजर इन केस में, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो सेक्शन जो 30 है वो एक तरह का प्रोसीजर बताता है नेटिव्स के संबंध में 6 क्लोज 2 के संबंध में कि वेयर एनी पर्सन और एंटरप्राइजेज है गिवन ए नोटिस अंडर सेक्शन 6 क्लोज 2. यदि 6 क्लोज 2 के तहत यदि किसी एंटरप्राइज या पर्सन के द्वारा कोई एक वो दिया गया है, नोटिस दिया गया है, तो जो कमीशन है ही सेल एग्जामिन सच नोटिस, वो उस तरह के नोटिस को पहले एग्जामिन करेगा, उसको पूरी तरह से उसकी मतलब जाँच की जाएगी. एंड फॉर्म सीट प्राइमा फेसी ओपिनियन, वहाँ पे वो अपना प्राइमा फेसी ओपिनियन देगा वो कमीशन विद रिगार्ड टू द दैट, मतलब वो उन एंटरप्राइजेस के बारे में दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 24 क्लोज